This one is the second video of paper A and we are going to start section B. And the first problem of the section B means 17th problem of this paper is consider the decomposition of hydrogen peroxide in alkaline medium which is catalyzed by iodide ion. यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है और इसके दो अलग अलग स्टेप्स लिखे गए। अब जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में पूरा होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसमें ए पार्ट कह रहे हैं राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मींस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द स्लो स्टेप। और इस स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं वो दो हैं। इसलिए अगर यहाँ से आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो लिखोगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तब तो ऑर्डर आपको लिखना है 2। लेकिन कह रहा है कि आप ऑर्डर बता दो विथ रिस्पेक्ट टू H2O2। तो H2O2 का यहाँ पे पावर आपने 1 लिखा हुआ है, इसलिए H2O2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टेप। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन का लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग स्टेप का आप बता दो। तो अलग अलग स्टेप को अगर हम इंडिविजुअल कोई भी रिएक्शन एज्यूम करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 लिख सकते हो। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट यूज हुए हैं इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 लिख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल 2 और 2 मिलके 4 हो गया। ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। इसी का और वाला पार्ट है फॉर अ केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन रेट विद कंसंट्रेशन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं जो रेट है उसकी वैल्यू फिक्स है। देयर इज नो चेंज इन रेट मींस रेट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ऐसा कब होता है जब ऑर्डर होता है जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कह रहा है यहाँ पे ऑर्डर बता दो तो ऑर्डर हो गया जीरो। दूसरा कह रहा है व्हाट आर द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखने का एक कॉमन सा फॉर्मूला है मोल पर लीटर। इसके पावर लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स जहां पे एन ऑर्डर है। अब जीरो ऑर्डर के लिए एन की जगह जीरो लिखोगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1, इसलिए हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। दिस वन इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये लिगेंड है जिसका नाम है अमाइन, ये है क्लोराइडो, ये है नाइट्राइटो। तो जब लिगेंड एक से ज्यादा होंगे तो इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है इसलिए पहले ए आएगा फिर सी आएगा फिर एन आएगा। इसका नाम लिखेंगे ये अमाइन 4 बार है इसलिए लिखेंगे टेट्रा अमाइन। उसके बाद एक Cl है क्लोराइडो, फिर ये एक नाइट्राइटो है। अब नाइट्राइटो के साथ यहाँ पे हम लोग एन लिखेंगे क्योंकि डोनर एटम यहाँ पे एन है। कभी कभी ये ONO लिखा रहता है फिर यहाँ पे डोनर एटम O होता है इसलिए फिर नाइट्राइटो O लिखना होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दोगे नाइट्राइटो N। उसके बाद ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो क्लोरीन का एक नेगेटिव, नाइट्राइटो का एक नेगेटिव और Cl का एक नेगेटिव मिलके 3 नेगेटिव हो गया तो थर्ड। और बाहर क्लोराइड है इसलिए आपको इसके आगे लिख देना है क्लोराइड। ये इसका पूरा नाम हो गया। जब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखोगे मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उन सब का नाम एक साथ होना चाहिए। मींस बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई डॉट नहीं आएगा और कोई भी स्पेस नहीं आएगा। और इसको स्टार्ट हमेशा करना है आपको स्मॉल लेटर से। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। इसका बी पार्ट कह रहा है राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे कैटायन हो गया। फिर टेट्रा क्लोराइडो 4 बार क्लोरीन लगा हुआ है निकल के अंदर। निकलेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम बदल जाता है जब आप आगे कैटायन यूज किए रहते हो।
तो बाहर पोटेशियम लिख दिया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल और क्लोरीन लिखना है आपको 4 बार। अब आप चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट से कि यहाँ पे पोटेशियम कितना हो सकता है। तो क्लोरीन का 4 नेगेटिव हो गया। अगर इसको 2 बार आप लगा दोगे तो इसका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, मिल के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल का +2 आ जाएगा। इसलिए K2 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसका नंबर आपको नाम से पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर वाले जो भी होंगे, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे क्लोरीन, इनका यहाँ पे नंबर नहीं लिखा जाता, इसलिए नंबर आपको पता नहीं चलता। चलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर जो सेल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल। और इसी ड्राई सेल का एक दूसरा नाम भी है साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया हुआ है, लेक्लांचे सेल। ये तो हो गया पहले का आंसर। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। तो अगर इसका अरेंजमेंट आप देखोगे तो इसमें एक कंटेनर होता है जिंक का बना हुआ, जो बिहेव करता है एज अ एनोड। इसके अंदर हम लोग एक ग्रेफाइट का रॉड लगा देते हैं और इसके अंदर एक पेस्ट भरा जाता है। पेस्ट में MnO2 प्रेजेंट रहता है, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है along with ZnCl2। तो यहीं पे जो आपका कार्बन होगा, मतलब कि ग्रेफाइट, ये कैथोड की तरह बिहेव करता है जहां पे कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो एनोड पे रिएक्शन होगा उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जिंक चेंज हो जाता है जिंक 2+ में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड पे रिएक्शन होगा उसमें क्या होता है, जो MnO2 है ये रिएक्शन करता है अमोनियम आयन के साथ, इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा और ये बना लेता है अमोनिया गैस। ये बनाता है अमोनिया गैस, रिलीज करना है along with MnOOH। यही जो अमोनिया गैस रिलीज होता है, ये जो कंटेनर है उसको बर्स्ट कर सकता है क्योंकि ये गैस है। इसी गैस को यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए, मतलब इस गैस को कंज्यूम करने के लिए ZnCl2 यूज किया जाता है, जो इसके साथ मिल के बना लेता है एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स और सेल को प्रोटेक्ट कर देता है। तो आपसे कभी कोई पूछ लेता है जिंक क्लोराइड का यहाँ पे रोल क्या है, तो रोल में आपको बस यही लिखना है कि ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जो गैस वहां पे जनरेट होता है उसको वहां से रिमूव कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ a reaction double for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin, calculate EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपको बताना है। तो चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी का और रेट कांस्टेंट का रिलेशन है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला आपका होता है log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R। यहाँ पे होता है T2 माइनस T1 और नीचे होता है T1 T2। तो यहाँ पे जो K2 है वो फाइनल रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट रेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए जितना टाइम्स कोई भी रेट बढ़ेगा उतना ही टाइम्स रेट कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है, मतलब जो K2 होगा उसको 2 लिखेंगे, अगर K1 यहाँ पे 1 होगा तो इधर की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2। आप लिखोगे log 2 इक्वल टू EA आपको बताना है, ये 2.303 है, आर की वैल्यू आपको पता होता है 8.314 यूज करना है। और यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ सीधे बोला हुआ है कि 10 केल्विन आप राइज कर रहे हो, यानी कि डिफरेंस 10 आएगा। और नीचे पहला टेम्परेचर 298 और दूसरा टेम्परेचर इससे 10 डिग्री इंक्रीज करके मतलब 308 लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होता है, ये सारा आके इधर मल्टीप्लाई करेगा और 10 आके डिवाइड करेगा, आपको EA मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो EA की वैल्यू आपको मिलेगा 52898 जूल पर मोल, और इसी को किलो जूल में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 52.898 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड अप्रोच प्रेडिक्ट द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स। तो जब आप वैलेंस बॉन्ड थियरी को यूज करके कैरेक्टर बताते हो, उसका एक्सप्लेनेशन वहां पे बहुत डिटेल में नहीं है, चीजों को बस ऐसे ही लिख दिया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, उसी को क्रिस्टल फील्ड थियरी में एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे अगर आप इनका शेप और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखोगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से, तो आपको शेप में लिख देना है टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे कोई भी अनपे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए इसको लिख देना है डायमैग्नेटिक। ये तो हो गया हिसाब। इसका लिखोगे तो इसका आता है ऑक्टाहेड्रल,
और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इसको लिख लेना है पैरामैग्नेटिक। ये तो हो गया इसका पूरा हिसाब। लेकिन अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने इसको टेट्राहेड्रल क्यों लिखा, ये इसको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप क्यों लिख रहे हो, तो उसका पूरा डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी से मिलता है। तो जब क्रिस्टल फील्ड थियरी आप पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में आपको इसका हिसाब मिल जाएगा। चलिए, सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, इसका मोलर मास दे रखा है, was dissolved in 50 gram of water, assuming Na2SO4 undergo complete ionization। यहाँ पे KF की वैल्यू वाटर का दे रखा है, ये वैसे भी आपको याद रहता है। यहाँ पे की पॉइंट है Na2SO4 अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। जब ऐसा कुछ मेंशन करता है तो इसका मतलब आपको वांठा फैक्टर यूज करना है, और वांठा फैक्टर इसका हो जाएगा 3, तो आपको I3 यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा लोगे तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा I इंटू KF डब्ल्यू बी एम बी इंटू WA, ऊपर आएगा 1000। इस फॉर्मूले को यूज करना है और आपको बताना है डेल्टा TF। तो I की वैल्यू 3 हो गया, KF की वैल्यू 1.86, WB यानी मास ऑफ द सॉल्यूट है ये 2 ग्राम, और 1000 नीचे, मोलर मास इसका दिया हुआ है 142, ये WA लिखा हुआ है मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे 50 ग्राम दिया हुआ है ये। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है 1.57। अब इसको डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, केल्विन लिखना चाहते हैं तो केल्विन लिख लीजिए, जैसा लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो ये तो हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इतना डिग्री डिप्रेशन होगा। अब मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट आपने वाटर का एज्यूम कर लिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में से इतना आपको डिप्रेशन करना पड़ेगा, मतलब कि कम करना पड़ेगा। आंसर लिखोगे -1.57 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट लिखा होगा केल्विन में तो आप लिखोगे 273.15 केल्विन, इतना इसमें से आपको कर देना है कम। और जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 271.58 केल्विन। तो चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही हो जाएगा। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 23, कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है, यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डेल एम सी। तो डेल एम सी इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। कप्पा की वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 कर दिया, और नीचे कंसंट्रेशन लिखेंगे ये, इसको लिख सकते हो आप 241 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको डेल एम सी की वैल्यू मिल जाएगी 32.76। अब इसके बाद आपको निकाल लेना है एल्फा। एल्फा इक्वल टू होता है डेल एम सी बाई डेल एम नॉट। डेल एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो लिखोगे 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5, और इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 0.0838। जिसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 8.38%। दिस वन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप निकालोगे यहाँ पे के, और के इक्वल टू होता है सी एल्फा स्क्वायर। यहाँ पे सी कंसंट्रेशन होगा, मतलब ये वाली वैल्यू, और एल्फा आपको यूज करना है ये वाली वैल्यू, और इसी को यहाँ पे जब आप यूज कर लोगे तो हो जाएगा 0.083 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.00241, और इसको सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू। तो दिस वन इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का आर वाला पार्ट है। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी सी, जिसके अंदर ये सॉल्ट डाले गए हैं, इनको यूज किया गया है और इनको सीरीज में कनेक्ट करके 1.5 एम्पियर का करंट पास किया गया है, और इस करंट से 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। तो बताना यहाँ पे कितने टाइम तक करंट पास किया गया, मतलब टाइम, और इसके बाद कितना कॉपर और जिंक का मास डिपॉजिट होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ फेराडे का दोनों यूज होने वाला है। तो पहले फर्स्ट लॉ से हम लोग टाइम निकालेंगे, और फर्स्ट लॉ से आप जानते हो मटेरियल का कोई भी मास डिपॉजिट होगा तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू आई इंटू टी
डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। अब यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला अमाउंट कितना है 1.45, और ये है कौन, सिल्वर, जिसका मास है 108, तो एम की जगह पे लिखना है 108। करेंट पास हुआ 1.5, टाइम आपको बताना है। वैलेंसी फैक्टर सिल्वर का 1 होता है, 96500 कांस्टेंट है। तो जब यहां से आप सॉल्व करके टी निकालते हैं तो आपको मिल जाता है 863.73 सेकेंड। ये आपका पहला आंसर हो गया। जो सेकेंड पार्ट है वो फैराडे के सेकेंड लॉ से आएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड इज अकॉर्डिंग टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अपने इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से वो डिपॉजिट होंगे, उसी को आपको यूज कर लेना है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे सिल्वर और जिंक को यूज कर रहे हैं। तो सिल्वर का मास 1.45, जिंक का मास बताना है इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर 108 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 करना है, नीचे जिंक का 65.3 और डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसी को सॉल्व कर देना आपको। तो जब आप जिंक का यहाँ पे अमाउंट निकालोगे तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा 0.876 बाई 2, और सॉल्व करने पे आएगा 0.438 ग्राम। ये 2 इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना। सेम ऐसे हम लोग यूज कर लेंगे अब कॉपर को। तो जिंक के साथ कॉपर यूज कर लेना या फिर सिल्वर के साथ ही कॉपर यूज कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे सिल्वर के साथ यूज कर रहे हैं। 1.45 सिल्वर है, यहाँ पे कॉपर हो गया, ये इक्वल होगा सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 बाई 1, और नीचे कॉपर का आ जाएगा 63.5 बाई वैलेंसी फैक्टर 2। यहाँ पे भी 2 ऊपर जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कॉपर का आ जाएगा 0.852 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.426 ग्राम। इसका जिंक का ये हो जाएगा और कॉपर का ये हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आर वाला पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो इसमें कह रहा है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे dx बाई dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 1 क्योंकि ऑर्डर 1 है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2 बिकॉज द ऑर्डर इज 2 विथ रिस्पेक्ट टू b। ये पहला आंसर हो गया। इसका बी पार्ट है, हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। यहाँ ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स आपने कर दिया बी, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो आंसर ये हो जाएगा 9, मतलब 9 टाइम्स यहाँ पे रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके सी पार्ट में कह रहा है कि आपने कंसंट्रेशन ए और बी दोनों को डबल कर दिया है। तो जब ए को 2 करोगे तो ये 2 रहेगा मल्टीप्लाई में, बी को 2 करोगे तो 2 रहेगा, लेकिन पावर इसके 2 भी लगाना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स यहाँ पे रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका हो गया, सेकेंड 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, और सी वाला 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो फिगर है इसमें बस इनका दिखाया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन तो आपको अपनी स्टडी के बेस पे ही लिखना होता है, इस ग्राफ का कोई रूल है नहीं। इसमें पहला प्रॉब्लम कह रहे हैं वाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 and 4s1, and the electronic configuration of manganese is 3d5 and 4s2. The total number of unpaired electron in chromium is 6, but in case of manganese it is only 5. और आप जानते हैं कि जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्ड क्रोमियम ज्यादा बनाएगा, और जब मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो उसका जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा वो भी ज्यादा होगा, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको मेल्ट कराने के लिए, मतलब मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करके एटम्स को सेपरेट करने के लिए। बट इन केस ऑफ मैग्नीज ओनली 5 unpaired electrons are present. That's why the metallic bonding in manganese is slightly less than the metallic bonding in chromium. इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या रहेगा, लेस रहेगा। That's why we provide very less energy for the atomization of the manganese, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। सेकेंड पार्ट है वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3d सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 4d सीरीज।
जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज पे मूव करते हो देन द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, और जब साइज इंक्रीज हो जाएगी तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। मतलब ये मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांगर बनाएगा एज कंपेयर विद द 3D। और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज मेंबर्स आर स्लाइटली ग्रेटर देन द मेंबर्स ऑफ 3D सीरीज। थर्ड पार्ट है, इन द थर्ड सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड सीरीज में जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d54s1 होता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इट कंटेन टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ये मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो कोई शो कर सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी शो करेगा, इसलिए क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे वो सभी होते हैं डी जनरेट मीन्स सेम एनर्जी के। लेकिन जब इसकी तरफ कोई लीगेंड अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से डी जनरेट जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो सेट में ब्रेक हो जाता है, जिसमें एक में लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स आते हैं जिनको T2G बोलते हैं, और हायर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स आते हैं जिनको EG बोलते हैं। और इसकी स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और यही जो दो सेट बनते हैं इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज द एनर्जी गैप बिटवीन टू सेट ऑफ डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स आफ्टर द स्प्लिटिंग। इसी में आगे कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। अब यहाँ पे जब डेल्टा O की वैल्यू कम रहेगी, यही डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जब इसकी वैल्यू कम रहेगी तो दोनों ऑर्बिटल बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके T2G से EG में आ सकता है। इसलिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग T2G में होती है, चौथा आ जाता है EG में, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे T2G3 और EG1। अगर यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से T2G से EG में प्रमोट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाती। अभी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। इसका बी पार्ट है, ड्रॉ द जिमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। जिमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब यहाँ पे सिस ट्रांस बनाना है। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा तो उसमें यहाँ पे मेटल होगा, यहाँ पे लिगेंड लगाते हैं, दो लिगेंड इस तरीके से लगाते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, इस तरीके से पोजीशन होता है। तो इसके ये अपोजिट पोजीशन है, तो अगर अपोजिट पोजीशन पे सेम लिगेंड लगा दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ, और इन है, इन को एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक इन यहाँ लगा देते हैं। 2+ चार्ज है तो यहाँ पे 2+ ऐसे दिखा दो, तो ये जो अरेंजमेंट है ये ट्रांस है। अब इसमें Cl को इन दोनों प्लेस पे ना रख के किसी एक को बदल दो तो वो सिस हो जाएगा। अब एक Cl मान लो यहाँ रख दिया तो दूसरा Cl यहाँ नहीं आना चाहिए, एक Cl हम लोग कहीं और रख देंगे। तो सबसे पहले हम मान लो एक इन यहाँ रख देते हैं, एक इन यहाँ रख देते हैं, एक Cl यहाँ रख देंगे, क्या करना है कहीं पे भी रख सकते हैं, ये इसका सिस हो जाएगा। इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज हम दिखा देंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 27, arrange the compound of each set in order of reactivity towards SN2 displacement। SN2 मैकेनिज्म के लिए जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, इसी को यहाँ पे चेक कर लेना है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, दूसरे पे मिथाइल है और दूसरे पे ही ब्रोमो है, ये 3 डिग्री आपको दिख रहा है। 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन की चेन और पांचवें पे ब्रोमो, ये 1 डिग्री आपको दिख रहा है। 2 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमो, ये 2 डिग्री आपको दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ये, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये वाला सेकंड हो जाएगा और ये वाला थर्ड हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट। अब आते हैं बी पे।
1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 3 पे मिथाइल ग्रुप और 1 पे ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया और 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये 1 डिग्री है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमीन और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप, ये 3 डिग्री हो गया। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमीन और तीसरे पे मिथाइल ग्रुप, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये 2 डिग्री हो गया। तो ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे ज्यादा SN1 शो करेगा पहला, उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंड नंबर थर्ड वाला, फिर ये सेकेंड वाला हो जाएगा थर्ड नंबर पे। ऐसे आ जाओ सी वाला, सी वाले में 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन, पहले पे ब्रोमीन, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन, दूसरे पे मिथाइल 2 बार और एक पे ब्रोमीन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, एक पे ब्रोमीन और सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप, ये हो गया। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे ब्रोमीन, तीसरे पे मिथाइल ग्रुप। अब 1 डिग्री हमारा ये भी है, 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री, चारों 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग पोजीशन पे है। तो मिथाइल ग्रुप ब्रोमीन वाले कार्बन के जितना ज्यादा पास में होगा वो उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, इसलिए रेट कम हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पे मिथाइल ग्रुप ज्यादा दूर होगा वो रिएक्शन फास्ट शो करेगा, तो ये वाला सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच ही नहीं। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप उसके नेक्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे उसके नेक्स्ट कार्बन पे है, ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से काज करेगा, ये कम काज करेगा, इसलिए हो जाएगा ये सेकेंड नंबर पे, ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे आएगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दो दो लगे हुए हैं, इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, NaPH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में आप करा रहे हो यहाँ पे रिएक्शन कीटोन का, और कीटोन के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन को शो करता है जिसमें ये ईस्टर को कभी भी रिड्यूस नहीं करता, और ये वाला जो कीटोन है वो ईस्टर का पार्ट है, इसलिए केवल इसको रिड्यूस करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा OH में, बाकी ईस्टर वाले कीटोन को आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए रहेगा CH2COOCH3, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले में जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो किसी भी एल्कीन का तो ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, इसलिए नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे भेजोगे जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CHOH एंड CH3। थर्ड वाले में जब HI से रिएक्शन आप कराते हो किसी भी ईथर का और उसमें कोई बेंजीन रिंग होगा तो हमेशा इसका आपको बनाना है फिनॉल, मतलब यहाँ से बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल और C2H5I। तो सेक्शन सी और सेक्शन बी यहाँ पे डिस्कस हो गया, अब सेक्शन डी के साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।